नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। मैं हूं अमलेंदु उपाध्याय। लोकसभा चुनाव के बाद संसद के पहले सत्र में ही भारतीय जनता पार्टी और विपक्ष के बीच एक जबरदस्त टकराव देखने को मिला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से संसद में अपनी बात रखी और नेता प्रतिपक्ष के तौर पर राहुल गांधी ने जिस तरीके से अपनी बात रखी, उससे साफ समझ में आ गया कि देश की राजनीति अब किस तरफ जा रही है। चर्चा होने लगी है कि ये सरकार कुछ दिनों की मेहमान है और अपने ही बोझ से गिर जाएगी। अब ये गिरेगी कि नहीं गिरेगी ये तो आने वाला समय बताएगा, लेकिन इसको लेकर के चर्चाएं हो रही हैं और लगातार देश के अंदर जो परिवर्तन हो रहे हैं राजनीति में, उसको लेकर के समीक्षा की जा रही है। डीवी लाइव पर देश की वर्तमान परिस्थितियों को लेकर के गंभीर परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंशसाभार। यदि आपने हमारा यूट्यूब चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा भी कि इस परिचर्चा पर आपकी क्या राय है। आपका कमेंट हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो आइए सुनते हैं इस परिचर्चा के प्रमुख अंशसाभार। राजीव जी, इस चर्चा में जो शुरू में आपने बात करी, मैं वहां से शुरू करना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और महाराष्ट्र की बात होगी जी। जो अमित मालवीय ने जो कहा है उस पर चर्चा जो रही है, तो इंडिया टीवी के चैनल इस पर टॉक शो में इंडिया टुडे के साथ बातचीत में कही, राहुल कमल के साथ बातचीत में, उसमें बहुत खतरनाक बातें भी हैं। मतलब आपने जो चर्चा की वो तो ठीक है, उसके अलावे एक तरह से राहुल गांधी को फंसाने की कोशिश भी हुई है। अमित मालवीय ये कह रहे हैं कि साहब, राहुल गांधी अपने भाषणों में मोदी की हत्या के लिए लोगों को उकसाते हैं, कहते हैं कि मोदी को डंडे पड़ेंगे, मोदी के खिलाफ नारे लगते हैं सभाओं में, मर जा मोदी, मर जा मोदी। इस तरह की बातें करते हुए उसके बाद वो कह रहे हैं कि पूर्व प्रधानमंत्रियों की जो हत्या हुई उसके राजनीतिक कारण थे, राजनीतिक फैसलों के चलते उनकी हत्याएं। पहली बात तो यह है कि राजनीति करने वाले राजनीतिक विरोधी एक दूसरे के बारे में इस तरह की बातें करते रहते हैं। और डंडे और जूतों की बात तो सिर्फ नरेंद्र मोदी जी ने कही थी। जब नोटबंदी लागू किया था तो उन्होंने कहा कि मुझे 6 महीने का समय दीजिए, अगर मैं गलत हूं तो किसी भी चौराहे पे मुझे जूते मारिएगा। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा था। तो अगर अपोजिशन का कोई नेता कह रहा है कि भाई आप जिस तरह का काम कर रहे हैं, बेरोजगारों की समस्या पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, मणिपुर पर कोई बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई पे कोई चर्चा नहीं कर रहे हैं, जो ज्वलंत समस्याएं हैं उस पर कोई हो नहीं रहा है, तो लोग आपको खोजेंगे, पीटेंगे, एक दिन ऐसा आएगा। तो इसमें क्या बुरा है? ये तो हम तो बहुत पहले से नारे सुनते आए हैं कि किसकी कब्र खुदेगी किस मैदान में, और क्या क्या इस तरह के नारे लगाते थे लोग। तो ये तो कोई एक अलग बात है। दूसरा यह है कि ये बहुत गंभीर बात कही उन्होंने कि साहब, राजनीतिक फैसलों के कारण इंदिरा गांधी और राजीव गांधी की हत्या। देखिए, हत्या के तो कोई कारण होते ही हैं, बिना कारण तो कोई हत्या होती नहीं है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को, खास तौर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को इस मामले में क्लैरिफाई करना चाहिए, स्पष्टीकरण देना चाहिए कि क्या इंदिरा गांधी के राजनीतिक फैसले गलत थे जिसके कारण उनकी हत्या हुई। अमित मालवीय के बयान में यह बात ध्वनित होती है कि फैसले गलत थे इसलिए उनकी हत्या हुई। फैसले अगर सही होते तो नहीं होती, ऐसा उनका जो ध्वनित होता उनकी बातचीत। तो ये प्रधानमंत्री को, भारतीय जनता पार्टी के शिखर नेतृत्व को, अमित शाह को, नड्डा तो कोई हैसियत है नहीं, लेकिन उनको भी इसमें साफ करना चाहिए कि क्या जो अमित मालवीय कह रहे हैं वो बात सही है, राजनीतिक फैसलों के कारण उनकी हत्या हुई और राजनीतिक फैसले गलत थे। आज बात में आप जब खालिस्तान का नाम देते हैं, अगर उस समय इंदिरा गांधी ने ऑपरेशन ब्लू स्टार नहीं किया होता, उसमें तो सारे संघ के नेता ऊपर से नीचे लेकर के, आरएसएस से लेकर जनसंघ तक सारे लोग साथ में खड़े थे। आप कहिए कि ऑपरेशन ब्लू स्टार गलत था, ये कह दीजिए आप, कोई बात नहीं है। राजीव गांधी पूर्व प्रधानमंत्री थे उस समय, उनकी हत्या लिट्टे के लोगों ने की। लिट्टे के खिलाफ कार्रवाई नहीं की थी राजीव गांधी ने। जो समझौता हुआ था, भारत उसमें मध्यस्थ था, उस समझौते को लागू करने के लिए इंडियन पीस कीपिंग फोर्सेज भेजी गई थी, जिसके कारण
लिट्टे के लोग नाराज हुए थे। लिट्टे के लोगों को तो एक तरह से प्रोत्साहित भी और संरक्षण सहयोग सब यहीं से मिलता था। लेकिन अब चूंकि ऐसे माहौल बने तो उन्होंने हत्या करवा दी। लेकिन वो शहादत थी। आप इस तरह का बयान देकर के किसी शहादत का अपमान कर रहे हैं। पूर्व प्रधानमंत्री और प्रधानमंत्री जो कि सिटिंग प्राइम मिनिस्टर का की शहादत का अपमान कर रहे हैं। और शाखाओं में और अपने लोगों के बीच में तो महात्मा गांधी की हत्या को भी तो जायज ठहराते ही हैं। लोग कहते हैं कि साहब गांधी जी ने पाकिस्तान को ये दिलवा दिया तो ये करवा दिया और इसलिए उनकी हत्या जरूरी थी और ये सारा हुआ, ये तो कहते ही रहते हैं लोग। अभी भी जिस ढंग से गोडसे की महिमा मंडन होता है पूरे देश भर में, जहां जहां जगह जगह, जो प्रज्ञा ठाकुर थी, क्या नाम था उसको, जो साध्वी बताते हैं क्या, या उसका बयान था, गांधी जी की प्रतिमा फोटो पे तस्वीरों पे गोली चलाते हैं, उस पे खून बहाते हैं, दिखाते हैं और गोडसे के मंदिर बनाने की बात करते हैं लोग। तो ये चीजें हैं। अब इस पे जो कांग्रेस का रिएक्शन है वो पर्याप्त नहीं है। ये बात मैं प्रशांत की बात से एकदम सहमत हूं। कांग्रेस इस तरह की बातों को बहुत हल्के में लेती है और सोचती है कि बस बाइकाट कर दिया। बाइकाट तो आपने पहले चुनाव से पहले भी करवाया था, बहुत सारे टीवी चैनलों का, बहुत सारे एंकरों का, लेकिन बाद में सब आपके लोग चले गए वहां जा करके जी करने लगे अपना कल थेथरई। अभी भी जो है आपने अगर तय किया है कि हम उसका बाइकाट करेंगे तो ये निर्देश जारी करिए कि कांग्रेस का कोई भी आदमी, कल को होगा कि जो प्रवक्ता तो नहीं जाएगा, किसी को कांग्रेस समर्थक बुला करके बैठा लेंगे लोग, तो आप कहिए कि कांग्रेस का कोई भी समर्थक के नाम पर भी जाएगा तो उसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, उसको बाहर करेंगे। एक दूसरा काम, अमित मालविया और आईटी सेल ने ही राहुल गांधी को पप्पू डिक्लेयर कराया था सुनियोजित अभियान के चलते। कारपोरेट हाउसों से फिनांस लेकर के इन लोगों ने कराया था, जो आलू से सोना बनेगा, सोना से इधर से आलू डालोगे उधर से सोना निकलेगा, जो राहुल गांधी की भाषण का आधा हिस्सा काट करके आईटी सेल ने करवाया था। उसी समय अगर कांग्रेस के आईटी सेल और लीगल सेल ने अमित मालविया और आईटी सेल पे मुकदमा कर दिया होता तो 10 साल जो बर्बादी के बीते हैं ना वो नहीं बीते। राहुल गांधी की छवि उस समय खराब नहीं हुई। आज भी वक्त है। ऐसे बहुत सारे मौके आते हैं जब ये लोग अनाप शनाप झूठ के तो पैथोलॉजिकल प्लायर्स हैं, ये इतने झूठ बोलने के आदी हैं, किसी के चरित्र हनन करने के आदी हैं। उस पे अगर आपको तत्काल जैसे को तैसा उस मामले में आपको अदालत में जाना पड़ेगा, अदालती कार्रवाई करनी पड़ेगी। और जनता के बीच आज क्या कारण है, कांग्रेस से आवाजें क्यों नहीं उठ रही हैं? देश भर से आवाज उठनी चाहिए। विपक्ष के लोगों से भी, जो इंडिया अलायंस के लोग हैं या जो इंडिया अलायंस में नहीं भी है, समान दूरी रखने वाले लोग हैं, वो भी, उनको भी आना चाहिए सामने कि साहब इस देश के एक प्रधानमंत्री जो शहीद हुई या पूर्व प्रधानमंत्री जी की शहादत के खिलाफ इस तरह का बयान देना, उस पर टिप्पणियां होनी चाहिए। लेकिन कुछ नहीं हो रहा। कांग्रेस के लोग भी उतने खुल करके नहीं सामने आ रहे हैं, तो ये तो करना पड़ेगा, एक बात। दूसरा ये कि इस तरह की जो टिप्पणियां आ रही हैं उसके पीछे आपने एकदम सही कहा कि लगातार जो हार का जो सिलसिला चल रहा है, लगातार जनता के बीच में मोदी जी की जो एक छवि थी कि हम चुनाव जिताएंगे, एक साहब चाणक्य बनते हुए घूमते थे, वो कहीं उनकी चाणक्यगिरी पता नहीं कहां खो गई है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, कुछ बता भी नहीं, बोल ही नहीं रहे हैं। ये चाणक्यगिरी उत्तर प्रदेश पे कहते 80 से 1 सीट कम नहीं मिलेगा। तो भैया अब तो आप 40 भी नहीं पार कर पाए, तो आप कुछ बताना चाहिए, बोलना चाहिए। लेकिन उसके चलते एक जो बौखलाहट है, उस बौखलाहट से और जो जन समस्याएं बढ़ती जा रही है, जैसे अभी रविकांत या कोई, हाँ रविकांत ही कर रहे थे कि साहब 120 रुपए किलो टमाटर मिल रहा है, सब्जियों के दाम आसमान छू रहे हैं, दाल का दाम आसमान छू रहा है, महंगाई चरम पर है, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो उसके बारे में तो आप कुछ कह ही नहीं रहे, कुछ बात ही नहीं कर रहे हैं। और राजनीतिक फैसला तो था 370 आपने हटाया कश्मीर से, और आपने कहा कि अब तो सब एकदम सुधर गया, हालात बहुत अच्छे हो गए हैं, अब तो कोई बात ही नहीं है कि आतंकवाद नाम, कोई पत्थरबाजी नहीं होती, कोई आतंकवादी। अब बताइए कि 38 दिनों में इतनी घटनाएं हुई, शर्मनाक है देश के लिए, सरकार के लिए शर्मनाक है, लेकिन हो रहा है। रेलवे की इतनी बड़ी दुर्घटना हो गई, आप रोज वंदे भारत चिल्लाते रहते हैं और कवच लगाएंगे, ये लगाएंगे, वो लगाएंगे। रेलगाड़ियों पे जो खर्च होने वाला था, रेल पटरियों पे जो खर्च होने वाला था, सबको काट छाट करके आपने बुलेट ट्रेन के लिए सारा पैसा उधर छोड़ दिया। इस पर कोई चर्चा नहीं होती। इसलिए ये तो बातें हैं,
लेकिन अब आ रहा हूं जो, जैसे आपने चर्चा की कि उत्तर प्रदेश में या बिहार में या झारखंड में या महाराष्ट्र में जो है, देखिए एक बार जब अगर लोगों के दिल में एहसास हो जाए कि अब हमारा नेता बिकाऊ नहीं रह गया, उसके नाम पे वोट नहीं मिल सकता है, तो फिर खलबली मचना शुरू हो जाती है। बिहार में जो हालत हुई है, जिस तरह से विकासशील इंसान पार्टी के जो अध्यक्ष हैं मुकेश सहनी, उनके पिताजी की जिस हत्या हुई है, जितनी बर्बर हत्या हुई है, वो बिहार सरकार के माथे पे कलंक है। जो सुशासन के नाम पे, जो सुशासन और कानून व्यवस्था बहुत अच्छी हो गई है, और पहले जंगल राज था और ये था वो था, आज इससे बड़ा जंगल राज तो और कुछ हो ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार की जो मानसिक स्थिति है, शारीरिक स्थिति है, स्वास्थ्य की जो हालत है उनकी, वो चिंताजनक बनी हुई है। उनके लोग भी कर रहे हैं, वो लोग भी मानते हैं। तो अब वहां ये हो रहा है कि कौन उनकी राजनीतिक उत्तराधिकार को कौन संभाल सकता है। उसमें बीजेपी कभी नित्यानंद राय को आगे बढ़ा रही है, कभी उपेंद्र कुशवाहा में अपना भविष्य देख रही है, कभी चिराग पासवान पर दांव खेलने की कोशिश कर रही है, और ये सारे आजमा रहे हैं लोग। और जनता दल यू के लोग भी इसको बड़े गौर से देख रहे हैं। जो डेवलपमेंट्स हो रहे हैं बीजेपी की तरफ से, उस पर बड़ी नजर उनकी भी है। तो उसके पहले अगर ये लोग कुछ खेल करें, उससे पहले अगर जनता दल के लोग कुछ और फैसला कर लें, जनता दल यू के लोग, तो इसमें बहुत कुछ आश्चर्य नहीं होगा, क्योंकि उसमें भी बड़ा तबका ऐसा है जो बीजेपी के साथ उस ढंग से मानसिक तौर पे नहीं जुड़ा हुआ, मजबूरी के नाम पे जुड़ा हुआ है। नीतीश कुमार का फैसला इसलिए जुड़ा हुआ है। और नीतीश कुमार ने जो राजनीतिक दांव खेला है झारखंड में, देखिए सरजू राय संघ से जुड़े हुए भाजपा के नेता हैं, किसी जमाने में सुब्रमण्यम स्वामी के बहुत करीबी होते थे, और बिहार में भ्रष्टाचार के खिलाफ लंबे समय तक उन्होंने अभियान चलाया था। उनके कई अभियानों में हम लोग एक पत्रकार के रूप में हम लोग खुद भी शामिल होते थे, और वो जाकर के राजनीति करने लगे झारखंड में। झारखंड में उनका एक कद है, उनका एक औरा है। आप उनके प्रभाव को आप इतना ही समझ सकते हैं कि जमशेदपुर के चुनाव में उन्होंने मुख्यमंत्री रघुवर दास को हराया था, और वहीं पे कांग्रेस का एक जो पलटी मार है, क्या नाम है उसका, गौरव वल्लभ या क्या तो था, उस समय जबरदस्ती जाकर के चुनाव लड़ा था, जिसकी जमानत जब्त हो गई थी। तो ये सरजू राय है। तो सरजू राय के जरिए नीतीश कुमार, चूंकि सरजू राय अभी भी भाजपा की मुख्य धारा में जुड़ नहीं सके हैं, क्योंकि उनका बाबूलाल मरांडी से विवाद था, रघुवर दास से विवाद था, और एक बार फिर से बाबूलाल मरांडी के हाथ में नेतृत्व हो गया है झारखंड भारतीय जनता पार्टी का। तो उनकी अपनी एक धारा है, तो उसके जरिए नीतीश कुमार चाह रहे होंगे कि हम झारखंड में एनरोड करें, क्योंकि झारखंड में भी जो नीतीश कुमार का सजातीय जनाधार है, खासतौर से महतो कुर्मी वगैरह जो लोग हैं, उनके बीच में इनकी पहुंच पकड़ रही है। तो अगर उसी के हिसाब से अगर सरजू राय से मिलकर के कोई ताना बाना बन जाता है, तो ये भाजपा के लिए एक और परेशानी का कारण बनेगा, चूंकि चुनाव अभी सामने होने वाला। उत्तर प्रदेश की हालत जो है, योगी आदित्यनाथ को साधने की कोशिश अमित शाह और नरेंद्र मोदी पिछले कई वर्षों से कर रहे हैं। खासतौर से जब मुख्यमंत्री बनने की बात आई थी, तो आपको सबको पता होगा कि अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी जी की पहली पसंद मनोज सिन्हा जी थे, लेकिन योगी ने तान दिया कि ठीक है, तो फिर हम विधानसभा दिखा देंगे, बाद में आपको समझ में आ जाएगा। तो लड़ करके वो मुख्यमंत्री पद उन्होंने हासिल किया। उसके बाद एक समय ऐसा आया कि हमारे ही जिले के हैं अरविंद शर्मा जी, जो गुजरात में बड़े अफसर थे और मोदी जी के बड़े प्रिय पात्र थे, उनको उत्तर प्रदेश भेजा गया, उनको विधान परिषद का सदस्य बनवाया गया, और ये हल्ला मचाया गया कि ये वैकल्पिक मुख्यमंत्री हैं, क्योंकि शासन और प्रशासन चलाने का उनका अनुभव है। तो इनको उनके लिए बंगला भी बड़ा सा अलॉट करने की बात हो गई। राजनाथ सिंह जी का जो बंगला था, वो उनको बंगला मिल जाएगा, और ये सारा हुआ। योगी ने उससे उलट करके खाट खड़ी कर दिया, कहा कोई बंगला नहीं, कोई ये नहीं। बाद में समझौते के तहत एक मामूली मंत्रालय का दे करके उनको मंत्री बना के रख दिया। अब अगर ये हालत है कि देखिए, लोकसभा के चुनाव से पहले ही ये पूरे उत्तर प्रदेश के राजपूत समाज में ये बात फैल गई थी कि अगर मोदी और शाह जी 300 से ज्यादा सीटें लेकर के सत्तारूढ़ होते हैं, तो पहला काम करेंगे योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा देंगे। जितनी समीक्षा बैठकें हो रही हैं, जितने इनका जो मीडिया है, प्रायोजित मीडिया जो है, उसके जरिए फैलाया जा रहा है कि वो योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जिम्मेदार रहा, जिसके कारण ये हार हो गई और हारा। बुलडोजर पॉलिटिक्स अपना एक कारण है, उसके खिलाफ नाराजगी लोगों में है, यकीनन है,
लेकिन अब योगी आदित्यनाथ के लोग कहने लग गए हैं कि भाई साहब, योगी के जिले के आसपास की सीटें तो भाजपा जीत गई, प्रधानमंत्री जहां से चुनाव लड़े उनका एक तो अपना मार्जिन बहुत घट गया, 5 लाख से घट के 1.5 लाख पे आ गया, और दूसरे उनके अगल बगल की जितनी सीटें हैं सब भाजपा हार गई, तो इसके लिए कौन जिम्मेदार है भाई? तो इस तरह की बातें चल रही हैं आपस में। एक कोशिश ये हो रही है कि जैसे पीडीए जो अखिलेश यादव का था, जो सफल हुआ इस चुनाव में, उसकी काट के लिए भारतीय जनता पार्टी कभी सोचती है कि केशव मौर्य को आगे बढ़ाएं, उनको मुख्यमंत्री के रूप में प्रोजेक्ट कर दें, या पहले अध्यक्ष बना करके उनको लाइमलाइट में लाया जाए। लेकिन दूसरी तरफ होता है कि अगर उनको बनाया गया तो फिर राजपूत और ब्राह्मण एक साथ नाराज हो जाएंगे, कैसे किसको साधे, ये इनके सामने बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है। उसी तरह से महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र में भी जो है शरद पवार ने तो पहले कह दिया कि जितने पलटी मार है, जो दगाबाज है, उनको हमारे यहाँ जगह नहीं है। अब ये लोग किसी न किसी बहाने अजित पवार के लोग जा करके उनके यहाँ शरणागत होने की कोशिश में लगे हुए हैं, कैसे कुछ तो मिल जाए। क्योंकि शरद पवार ने इस चुनाव में प्रूव किया है, जो बारामती की सीट उनकी बेटी सुप्रिया ने जीता है, वो बहुत बड़ी बात कहती है। या इसी तरह से उद्धव ठाकरे का नेतृत्व जिस ढंग से उभर करके आया है, या कांग्रेस जिस ढंग से इमर्ज करके आई है विदर्भ के इलाकों में और बाकी सारे इलाकों में, वो अपने आप में एक बड़ी कहानी बन रही है। तो लोगों का आकर्षण धीरे धीरे वहां पे महाविकास आघाड़ी बनते जा रहा है, और लोग बड़े पैमाने पे मुझे लगता है कि चुनाव से पहले आना चाहेंगे, इधर आना चाहेंगे। अब ये महाविकास आघाड़ी के लोगों पर है कि वो लोग इनको अपने साथ रखते हैं कि नहीं रखते हैं। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में है, जो विधायक अखिलेश यादव से दगा करके गए थे भाजपा में, और भाजपा के राज्यसभा के उम्मीदवार को जिताया था जिन लोगों ने, वो लोग अब एड़ियां रगड़ रहे हैं अखिलेश यादव के आसपास, चाहे वो मनोज पांडे हो, चाहे और जितने लोग हैं, वो सारे लोग अब एड़ियां रगड़ रहे हैं कि सर हम पार्टी से तो अलग हुए नहीं थे, थोड़ी गलती हो गई, इसे माफ कर दीजिए, ये हो गई। लेकिन अखिलेश यादव भी एडमेंट है कि हम किसी को आने नहीं देंगे, हम अपनी ताकत से लड़ेंगे अपने। तो ये सारी चीजें हो रही हैं। तो इनके बीच में भाजपा इस तरह की बौखलाहट में बहुत अनाप शनाप बातें करेगी, लेकिन उसका जवाब यही है कि टिट फॉर टैट, अदालत में जाइए, उनको खींच के लाइए, कहिए कि इस तरह की बकवास नहीं चलेगी। अब बहुत पहले तुम बहुत करते रहते थे, अब नहीं चलेगी। जी राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल, तमाम मसलों को आप यहाँ रखते हुए एक एक करके, और बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण बातें यहाँ पर जयशंकर जी अभी बता रहे थे, और उन्हीं बातों में से कुछ चीज़ों को और आगे बढ़ाते हैं। अभी हमारे मित्रों ने बहुत सारी बातें कही, तो ये लोग बार बार जब आपातकाल की बात करते हैं, उस दिन भी जब चर्चा हो रही थी तो हमने कहा था कि भाई अगर संविधान की हत्या हो गई तो किस संविधान के तहत आप शपथ लेते हैं? किस संविधान के को बचाने की बात की जाती है? ये आप कह सकते हैं कि संविधान की हत्या के प्रयास, और प्रयास आपने किए हैं लगातार। देखिए, आपातकाल को कोई जायज नहीं ठहरा सकता है, ये बात तो तय है। इंदिरा जी ने भी बाद में कहा था कि वो कुछ गलत फैसले हुए थे। राहुल गांधी कई बार कह चुके हैं, कांग्रेस ने आधिकारिक रूप से कहा था कि आपातकाल एक गलत राजनीतिक फैसला था। ठीक है, लेकिन जिस तरह से हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं उसका सीधा उल्टा करते हैं। जैसे आपातकाल का विरोध, लेकिन आपातकाल के जितने भी खलनायक थे वो सब भाजपा के साथ रहे। आपातकाल के खलनायक कौन थे? संजय गांधी थे, उनकी विधवा मेनका गांधी बीजेपी में है, केंद्रीय सरकार में मंत्री थी। वरुण गांधी उनके पुत्र बीजेपी में है। बंसीलाल हरियाणा विकास पार्टी बनाए, इनके साथ मिलकर के उन्होंने सरकार चलाई, लगातार इनके साथ थे। विद्याचरण शुक्ला, विद्या बाबू भी भाजपा के साथ रहे। जगमोहन, जो तुर्कमान गेट कांड के सबसे बड़े जिम्मेदार थे दिल्ली में, वो जगमोहन भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता थे, उपराज्यपाल थे, केंद्र सरकार में मंत्री थे। इस तरह से अगर नाम खोजना शुरू कर देंगे तो ऐसे बहुत सारे खलनायक हैं। देखिए, मैंने कहा ना, जैसे मोदी जी कहते हैं, आरोप लगाते हैं कि 70,000 करोड़ रुपए के घोटाले वाले अजित पवार को छोड़ेंगे नहीं। आदर्श घोटाले के जिम्मेदार अशोक चौहान की जगह जेल में होगी, और है कहां जगह?
भाजपा में है, सरकार में है, उप मुख्यमंत्री बन गए उनके साथ, सांसद राज्यसभा में अशोक चौहान को बना दिया। तो जो कहते हैं उसका सीधा उलट, आप समझ लीजिए, आपातकाल का विरोध। लेकिन भाजपा शुरू से ही आपातकाल के खलनायकों को अपने साथ लेकर के चलती रही। आपातकाल गलत, आपातकाल के खलनायक सही, ऐसा कैसे हो सकता है? और ये बात एकदम सही कहा है आपने भी, जो दिखाया था कि इंदिरा गांधी ने तात्कालिक राजनीतिक परिस्थितियों के चलते, वो फैसला अलग भी हो सकता था, लोकतांत्रिक फैसला हो सकता था, लेकिन उन्होंने आपातकाल लागू किया, लेकिन संविधान सम्मत लागू किया, संविधान के प्रावधान के तहत लागू किया। लेकिन पिछले 10 वर्षों में, बल्कि अतीत के वर्षों में भी मैं कह सकता हूं कि जनता, जैसे मैंने उस दिन भी कहा था, 1977 में जनता पार्टी की सरकार बनी, आपातकाल के गर्भ से निकली हुई सरकार थी, और उसने पहला काम किया, 9 राज्यों की चुनी हुई कांग्रेस की सरकारों को बर्खास्त किया था। ये कौन सा लोकतांत्रिक काम था भाई जी। और बताऊं मैं आपको, मेरी जो अंतिम गिरफ्तारी जो जेल जाने की है, कि मतलब जिसमें हम जेल गए, बाकायदे हमको सजा हुई थी, वो हमारी जनता पार्टी की सरकार के दौरान हुई थी, इलाहाबाद में। मैं नैनी जेल में गया था, मुझे 17 दिन की सजा हुई थी। ये जनता पार्टी सरकार में हुआ। हमारे जेपी आंदोलन के बहुत सारे नेताओं को गिरफ्तार करके, पुराने जो मामले थे उस मामलों में गिरफ्तारियां हुई। ये सारे काम किए। मोदी जी ने काम बड़ा चालाकी के साथ किया। आपातकाल के प्रावधान, आपातकाल को संविधान सम्मत रूप से लागू नहीं किया, लेकिन उसके सारे प्रावधान जो भी थे, इंदिरा गांधी जी ने जो जो इमरजेंसी में किया था, वो सारे काम इन्होंने अनौपचारिक रूप से करना शुरू कर दिया। कार्यपालिका को तोड़ मरोड़ के अपने साथ लिया। जब कैबिनेट सिस्टम को इंदिरा गांधी ने खत्म किया था, पीएमओ पीएमआर से चलता था, वो आज काम नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। कैबिनेट सिस्टम का कोई मतलब नहीं है। कैबिनेट मिनिस्टर को पता ही नहीं होता है, वित्त मंत्री को पता ही नहीं होता है कि देश में नोटबंदी लागू होने वाली है। कैबिनेट सिस्टम को खत्म किया। आज सारा कुछ पीएमओ से और पीएमआर से चल रहा है, पीएम रजिस्टर से चल रहा है। तो वही जो इंदिरा जी ने किया, आपने किया। संसद में लोकसभा का उपाध्यक्ष नहीं है 5 साल से। ये बात मैं बार बार चीख चीख के कहता हूं। ये लोकतंत्र की हत्या नहीं है तो क्या है? संविधान की हत्या नहीं है तो क्या है? संविधान में तो लिखा है ना कि लोकसभा में एक अध्यक्ष होगा, एक उपाध्यक्ष होगा। जितनी जुडिशरी है, उस समय भी कमिटेड जुडिशरी की बात करते थे लोग, आज आप भी वही काम कर रहे हैं। भाई, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के किसी प्रचारक को सुप्रीम कोर्ट का जज इस सरकार ने बनाया। कभी कोई सोच सकता है क्या? मैं जब उस खबर को लिख रहा था अपने अखबार के लिए, तो हमारे अखबार के मुख्यालय से कहा गया, अरे भाई तो आरएसएस के आदमी है, उनका अपॉइंटमेंट कैसे हो सकता है? लेकिन हुआ। जिस जज ने फैसला दिया बाबरी मस्जिद से लेकर के बाकी मामलों में जो मोदी जी, अमित शाह जी को टूट मिलने वाले फैसले किए, उनको आपने राज्यसभा में नॉमिनेट कर दिया। जो हाईकोर्ट के जजेज हैं, पश्चिम बंगाल हाईकोर्ट का जज जो सिटिंग जज है, वो छोड़ करके बीजेपी में जा रहा है। तो जज के रूप में उसने क्या क्या फैसले किए होंगे? मध्य प्रदेश में तो भी, जुडिशरी को, मध्य प्रदेश के भी अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश में अभी गए हैं मध्य प्रदेश में। तो आप सोचिए कि मतलब जुडिशरी को कितना कंट्रोल करने की बात है। ये सारे हो रहा है। पत्रकारिता तो पहले ही से घुटना टेक है। इमरजेंसी में भी आडवाणी जी बार बार कहते थे ना कि वो घुटने टेकने के लिए कहा था, लोग रेंगने लगे थे जी। आज तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ रही है। सही, सिर्फ सेल्फी से ही हमारी पत्रकारिता खुश हो जा रही है। और जिस ढंग से जो ये काम हुआ है, इंडिया टुडे ने किया है, जो राहुल कमल ने जो किया है, वो शर्मनाक है। वो जी, मुझे कई बार शर्म आती है कि मैं इसी इंडिया टुडे हाउस में काम कर चुका हूं, इसी पत्रिका में, इंडिया टुडे पत्रिका में काम कर चुका हूं मैं। हमने वो दौर भी देखा है। हमने उसी दौर में इंडिया टुडे पत्रिका में ही अयोध्या के साधुओं के बारे में लिखा था, मुंह में राम बगल में छुरी, और ये इंडिया टुडे ने छापा था उसको। वो इंडिया टुडे आज क्या उसकी हालत हो गई। तो ये सारा है। मतलब आप आपातकाल के प्रावधानों को अनौपचारिक रूप से लागू कर रहे हैं। यूएपीए जैसा खतरनाक कानून तो इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया था।
पीएमएलए जैसा खतरनाक कानून तो इंदिरा गांधी ने नहीं बनाया था, जिसमें बिना चार्जशीट के आप किसी मुख्यमंत्री को उठा के गिरफ्तार कर सकते हैं। चार्जशीट ना है, आप महीनों महीनों जेल में बंद करके रखें, कोई मतलब कोई पूछने वाला नहीं है क्योंकि आपने पीएमएलए एक्ट में ऐसा कुछ प्रावधान जोड़ दिया है। तो ये सारे काम मैं कह सकता हूं कि आज अघोषित आपातकाल का दौर चल रहा है। हमको उम्मीद थी कि जो 240 सीटों पे सिमट के रह गई है भारतीय जनता पार्टी, और उसका एनडीए अलायंस भी जो है वो भी 300 से नीचे रह गया है, तो इनको शायद सबक मिलेगा और उस हिसाब से काम करना शुरू करेंगे। लेकिन कहीं कोई बदलाव दिखाई नहीं दे रहा जी। वही पुराना रवैया, वही पुराना ढर्रा, एकाधिकारवादी तरीका कि हम जो चाहेंगे वही करेंगे। भाई हैदराबाद में भाषण किसने किया था कि अडानी और अंबानी के यहां से टेम्पो में भर भर के रुपए ले जा रहे हैं, और अंबानी के साथ दावत में आप चले गए ना, तो कितने टेम्पो ले गया वहां से, ये बताना चाहिए जी। तो ये सारी चीजें हैं राजीव जी, असल में ये तो बहुत अनंत कथा है, इस पर कभी हम लोग और चर्चा करते ही रहेंगे, निकट भविष्य में भी करेंगे। लेकिन यह है कि लोग अब इस बात को समझने लगे। जैसे हमारे किसी मित्र ने कहा ना कि वो हिंदू मुस्लिम वाला कार्ड में, मैं आपसे बताऊं, गुजरात की हालत इन लोगों ने ऐसी बना दी है कि पढ़े लिखे लोग भी कहते हैं कि साहब मुस्लिम बस्तियों में जाना नहीं है, मुस्लिम दुकान से सामान नहीं खरीदना है, मुस्लिम फल वाले से फल नहीं लेना है, सब्जी वाले से सब्जी नहीं लेना है, हेयर कटिंग सैलून में नहीं जाना, उसके सैलून में नहीं जाना है। पूरे अहमदाबाद में 3 स्टार होटलों में भी आपको मनपसंद खाना नहीं मिल सकता है। मांसाहार के अगर आप शौकीन हैं, मांसाहारी है, तो आपको मांसाहार खाने के लिए आपको मुस्लिम बस्ती में जाना पड़ेगा। ये हालत है, 3 स्टार होटलों तक में नहीं है, किसी भी सरकार के सर्किट हाउस और गेस्ट हाउस में व्यवस्था नहीं है। जो मार्केट है, अगर हम बता रहे हैं, हमारा खुद का अनुभव है, हमारे साथी मित्र जो थे साथ में, हम उनके साथ जाना चाहते थे कहीं पे, उन्होंने कहा कि नहीं साहब वहां तो नहीं जाते हैं, छोड़िए वो सब तो उन लोगों की दुकानें हैं, वहां हम लोग नहीं जाते। ये माहौल बना दिया अपने देश का, इस माहौल तो ये बारूद तो आपने बिछा दिया। जो राहुल गांधी कह रहे थे लंदन में, उसमें कहीं कोई गलत नहीं है, पूरे देश भर में आपने फैला तो दिया है। लेकिन यह है कि अब उसी में से लोग निकल के आने लगे हैं, लोग अब समझने लगे हैं। जैसे अब कई महिलाओं को मैं देख रहा था सोशल मीडिया पे वहां उत्तर प्रदेश में कि साहब हमने तो 14 में भी वोट दिया था, 19 में भी वोट दिया था बीजेपी को, लेकिन हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है। इस तरह का हमने कभी सोचा भी नहीं था कि ये दिन देखने पड़ेंगे। तो लोग अब उससे माया जाल से निकल के आने लगे। लोग अपनी जो रोजमर्रा की जरूरतें हैं उनको इनके हिंदू मुस्लिम और मंदिर मस्जिद के नफरती एजेंडे से तुलना करने लगे, और लोगों को लगने लगा कि 10 साल में इस आदमी ने सिर्फ लड़ाने भिड़ाने की बात करी है, काम कुछ भी किया ही नहीं है। न तो कहीं, अब बताइए, अभी 2-4 दिन पहले ही बोल दिया कि साहब 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला है। तो 8 करोड़ लोगों को रोजगार मिला तो उनके लिस्ट बता दो ना भाई, आपके पास तो सरकार है, सरकार के पास आंकड़े होंगे, एक बार जारी कर दीजिए कि 8 करोड़ लोग हैं, इनको रोजगार मिला है जी। तो लेकिन यह है कि इसके खिलाफ अब राहुल गांधी जिस ढंग से सूझबूझ का परिचय दे रहे हैं, वो उत्तेजित नहीं होते हैं। सबसे बड़ी बात राहुल गांधी में यह है कि हम उत्तेजित हो जाते हैं, हम बातचीत में लोग हो जाते हैं, लेकिन वो उत्तेजना के शिकार नहीं होते। जिस तरह से स्मृति ईरानी पर जो कटाक्ष हो रहे थे, जो बयानबाजी हो रही थी, उस पर उस आदमी ने जो बयान दिया राहुल गांधी ने, वो उनकी बहुत ही परिपक्व राजनेता की छवि को निखारता है, निखार के सामने रखता है, और यह साबित करता है कि वो आदमी बहुत ही गंभीरता से अपने सूझ के साथ बहुत गंभीर है। चाहे वो सोशल जस्टिस का मामला हो, चाहे वो सेकुलरिज्म का मामला हो, चाहे अनएम्प्लॉयमेंट के खिलाफ मामला हो, इन सारे इश्यूज पे उसका दिमाग एकदम क्लियर है। और आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, फेसबुक पेज को फॉलो करें और ज़्यादा से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करें।